गाइस स्टार्ट करते हैं। IFRS 15 का आज दूसरा दिन है और कल हमने IFRS 15 स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक्स पढ़े थे। इसके पहले 4 स्टेप्स पढ़े थे हमने। और बेसिक्स ये पूरा स्टैंडर्ड ही बेसिक्स है कह लो, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी इन डेप्थ वो क्वेश्चन करेगा नहीं। इतनी डिटेल में स्टडी नहीं है F7 में IFRS 15 पे। SBR में भी इतनी नहीं है, थोड़ी सी एडिशन इसमें होती है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट इसमें भी नहीं है। अच्छा, कल जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, कुछ बेसिक बातें की थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो वो बातें इतनी जल्दी याद नहीं होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्टैंडर्ड लंबा है। बट ये बात याद रखना कि जितनी आसान मैंने वो बातें की हैं कल, उतनी आसान ही आपने उसको याद रखना है, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। बाकी ये स्टैंडर्ड ख़त्म तो नहीं हुआ अभी, वो और भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कल वाले टॉपिक्स रिवाइज करने की खातिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़े से, ताकि कल वाला टॉपिक सारे रिवाइज हो जाए माइंड में और फिर आगे चलेंगे। तो किट में से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। अब इसमें मैंने कल पढ़ाते हुए बताया था कि 5 स्टेप्स पे भी एक क्वेश्चन आता होता है। अगर MTQ पूरा है तो उसमें एक क्वेश्चन तो वो 5 स्टेप्स पूछ रहा होता है। अब इसमें इसने बताया हुआ प्लेस द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू। आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की खातिर जो स्टेप्स को फॉलो करते हो, और वो स्टेप्स आप तरतीब में प्लेस प्लेस करो, मतलब कि लाइक आप खुद उनको अरेंज करो इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। सही हो गया? जो IFRS 15 ने बताया हुआ है वैसे। तो IFRS 15 ने बताया हुआ है कि सबसे पहले सबसे पहले आता होता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। सही है? क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। और उसके बाद हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आएंगी, ये दूसरा स्टेप होता था। सही है? तो आपने इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है इस कॉलम में। और फिर तीसरे नंबर पे था डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। और रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ये आखिरी स्टेप होता था। और एल था प्राइस डिटरमाइन करने के बाद उसको एलोकेट करते थे। तो ये आसान तरीन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया तो काइंडली ये ना गलत कर देना। अच्छा, अब कल मैंने जब आप लोगों को स्टैंडर्ड ये स्टार्ट करवाया था, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड स्टार्ट ही एक एग्जाम्पल के साथ करवाया था। और उस एग्जाम्पल में बंडल्ड सेल डिस्काउंट था, हमने बंडल की थी और उस सेल पे हम लोगों ने दिया था। तो ये एग्जाम्पल है। सही है? मतलब लाइक वैल्यूज चेंज है, बट जो उसमें कॉन्सेप्ट था, प्रिंसिपल था, जो है ना। देखो उस एग्जाम्पल में था क्या, उस एग्जाम्पल में कंप्यूटर था, इंस्टॉलेशन थी और 2 इयर्स की सर्विस थी। इन दोनों को हमने कस्टमर को ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर पॉइंट इन टाइम, मतलब like उसी वक्त कर दिया था हमने। सही है? कंप्यूटर भी हमने उसी साल में दे दिया था, इंस्टॉल भी उसी साल में कर लिया था। तो इनका रेवेन्यू उसी साल में रिकॉर्ड होना था जब ये ट्रांसफर हुए थे। बट इसका रेवेन्यू 2 सालों में रिकॉर्ड हुआ था, डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई हमने किया था। सही है? मुझे वैल्यूज भी याद है, ये 360 आई थी, ये 140 थी और ये 4 आई थी। टोटल हमने $650,000 हमने लिए थे सेल के कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये कल वाली एग्जांपल जो थी वो ये एग्जाम में लॉकीको के नाम से टेस्ट हुई हुई है, और भी बेतहाशा क्वेश्चंस इसके हैं, टेस्ट हुए हुए हैं ये। तो ये सॉल्व करते हैं। वो कह रहे लॉकी सेल्स मशीन ऑल्सो ऑफर्स इंस्टॉलेशन। हम ऑफर करते हैं, ये नहीं कि ज़बरदस्ती देते हैं। कि मशीन इंस्टॉल करते वक्त, मशीन ख़रीदते वक्त इंस्टॉलेशन ज़रूरी है और कोई भी कंपनी वो इंस्टॉलेशन नहीं करेगी, हम ही करेंगे। तो फिर मशीन और इंस्टॉलेशन एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती, बट नहीं, हम लोग मशीन भी बेचते हैं और इंस्टॉलेशन ऑफर करते हैं कि किसी ने खरीदना है तो ओके, नहीं तो ना से। तो ये फिर अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, किसी कस्टमर पे ये होगी, किसी पे नहीं होगी। एंड ऑफर में देखो वो कह रहे हैं कि एंड टेक्निकल सपोर्ट भी हम लोग
ऑफर करते हैं। तो इंडिविजुअल सेलिंग प्राइसेस, अब पहले उसने कहा है कि भाई लॉकी ये चीज़ें बेचता है, फिर कह रहा है कि इनकी स्टैंड अलोन वैल्यूज़, आप लोगों को स्टैंड अलोन वैल्यूज़ दे रहा है। लॉकी सोल्ड अ मशीन ऑन 1 मई। अब इस दिन हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने कितना प्राइस लगाई कॉन्ट्रैक्ट की? 100। उस कॉन्ट्रैक्ट में इंस्टॉलेशन भी थी और 1 साल सर्विस भी थी। देखो, हम लोगों ने मशीन, इंस्टॉलेशन और 1 साल की सर्विस हमने कितने में लगाई है? $100 में। हालांकि स्टैंड अलोन वैल्यूज कितनी है? 75 प्लस 30 प्लस 45, ये तीनों स्टैंड अलोन वैल्यूज है ना, तो ये तो 150 बनता है। स्टैंड अलोन जो है वो 150 बनता है तीनों। हम 100, हम लोगों ने कितने का डिस्काउंट दिया? स्टैंड अलोन वैल्यूज इनकी समअप की हमने वो 150 थी। प्राइस हमने इस कॉन्ट्रैक्ट की लगाई है 1 मई का, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 100। तो डिस्काउंट गाइस हमने दे दिया है 50। सही है, डिस्काउंट हमने दिया 50 का। अब इनकी जो स्टैंड अलोन वैल्यूज थी 75, 30, 45, इनको हमने 50 से डिस्काउंट करना है, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस लगाई है 50 हमने डिस्काउंट दी है, ये मैं किससे माइनस करूं? क्या इससे 50 माइनस कर दूं? क्या इससे 30 और इससे कर दूं? इससे 50 करता, क्या करूं? तो मैंने बताया था कि जब भी बंडल डिस्काउंट हो तो आपने वो डिस्काउंट सारे कंपोनेंट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब वो सारे कंपोनेंट्स पे इक्वली किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो पहले, सबसे पहले हमने देखना है कि टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया है। मैंने 150 को $50 छोड़ा है, तो मैंने कितना डिस्काउंट दिया है? मैंने 33% डिस्काउंट दिया है। सही ने 150 में से 83% डिस्काउंट दिया है। सही हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 150, तो 33% डिस्काउंट दिया है मैंने। तो इन तीनों में से मैं 33% माइनस कर लूंगा। बात समझ आई है? इससे भी 33% माइनस होगा, इसमें से भी 33%, इसमें से भी 33%। तो 33 इन तीनों का मिला के कितना होगा? जब 150 का इकट्ठा 33% 50 है, तो इन तीनों का अलहदा अलहदा भी 33% 150 ही होगा। सही है, 150 का 33% 50 है, तो इन तीनों का भी 33% 50 होना है। तो 75 को 33% डिस्काउंट कर लो, तो ये बन जाएगा 50। 30 को 33% डिस्काउंट कर लो, ये बन जाएगा 20। और 45 को डिस्काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा 30। तो इन तीनों को ऐड करो, स्टैंड अलोन वैल्यूज जो थी 150, वो क्या बन गई हैं? जो हमने एग्री किया कॉन्ट्रैक्ट, वो बन गई हैं। मैंने एलोकेट कर दिया ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को, तीसरा स्टेप था डिटरमाइन द प्राइस, वो ये। चौथा स्टेप होता है एलोकेट, तो मैंने एलोकेट कर दिया। मैंने कैसे एलोकेट? कि जो इनकी स्टैंड अलोन वैल्यूज थी 75, 30 और 45, इन तीनों को मैंने 33% डिस्काउंट, तो वो बन गई 50 और 30। सही है, तो ये प्राइस वो जो 100 दिया है मैंने तीनों में। अब मुझे ये बताओ कि रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? देखो, वो पूछ रहे हैं आप लोगों से, हाउ मच शुड लॉकी रिकॉर्ड इन रेवेन्यू इस साल के एंड पे। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? मई 2011 में। ईयर एंड कब है? 2011। तो मई के बाद कितने महीने हो गए हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हटाओ, 4 महीने हटा दो, तो पीछे 8 महीने रह जाते हैं। सही है, 8 महीने रह जाते हैं। अब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है $100 का, तीनों की वैल्यूज भी पता लग गई हैं डिस्काउंटेड,
मुझे बताओ कि कितना कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो रेवेन्यू उतना उतना रिकॉर्ड होगा जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने सेटिस्फाई की है। हमने वो मशीन उसको मई में ही दे दी होगी, तो मशीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड, रेवेन्यू एट एंड में, तो मशीन की ऑब्लिगेशन हमने सेटिस्फाई कर दी है, मशीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। हमने उसे में ही इंस्टॉल भी कर दी होगी, तो मई का रिकॉग्नाइज हो सकता है। और 1 ईयर सर्विस जो है वो हमने क्या पूरी दी होगी? अगर तो पूरी दे दी है, ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, तो फिर तो $30 पूरा लिख लो। पर हमने अभी पूरा तो नहीं दिया, ऑब्लिगेशन सही की है। तो कह लो कि भाई 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1 ईयर सर्विस, उसमें से हमने 8 महीने का तो कर लिया। तो इसका डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो ये बनता है कितना? ये भी 20 बन जाता है। तो $50, $20 और $20। तो $90 हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। सही हो गया? ये हमारा आंसर होगा ईयर एंड पे कि इतना रेवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आता होता है पेपर में। तो लाजमन गाइस इस तरह का ये क्वेश्चन को देखना आप लोगों ने। मैं एक और भी एग्जांपल इसकी करवा दूंगा, बट अभी नहीं। अभी मैंने एक एक एग्जांपल ही सेलेक्ट की है सारी टाइप्स की। अच्छा गाइस, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पढ़ लो जल्दी से। कह रहे हिंडबर्ग इज अ कार रिटेलर। सही है। और अप्रैल X4 इस साल का शुरू है। हमने एक गाड़ी बेची है। अब साल के पहले दिन ही हमने एक गाड़ी बेची है। सही है, गाड़ियों का बिजनेस है हमारा। और हमने क्या प्राइस लगाई? 25,300। सही हो गया। अब ये एक और नाम आया है, तो ये ऊपर लिखा हुआ था, ये कस्टमर है हमारा। तो उसने कितना दे दिया? हाफ ऑफ द कॉस्ट, 12,650। देखो 25,300 की गाड़ी थी, प्राइस एग्री की गई है, उसने पैसे कितने दे दिए? 12,650। अब ऑन 1 अप्रैल, आज के दिन, इसने हाफ अमाउंट दे दी है। और हाफ का कहा है कब देगा? जिस दिन हम इसको सेल कर रहे हैं ना, उससे ठीक 2 साल बाद। देखो हो क्या रहा है। आज साल का स्टार्ट है 1 अप्रैल, आज के दिन हमने गाड़ी ने हाफ आपको दूंगा। फर्स्ट एप नहीं, 31 मार्च X6, ठीक आज से 2 साल बाद। सही हो गया। अब मुझे ये बताओ कि आज के दिन इनिशियल ये सेल हो रही है, उस दिन कितना रेवेन्यू लिखा जाएगा? क्या 25,300, या जितने पैसे मिले हैं उतना? क्या टोटल गाड़ी की वैल्यू, या जितने पैसे मिले उतने? आज के दिन क्या रेवेन्यू लिखा जाएगा जिस दिन हमने सेल की है? उसके बाद उसने हमें पूछा क्या है? इनिशियल, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस दिन की सेल का नहीं पूछा, उस दिन के रेवेन्यू का नहीं पूछा। उसने पूछा है पहले ईयर एंड का। देखो X4 के स्टार्ट में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मार्च मीन्स के पहला ईयर एंड आया है, और ये दूसरा ईयर एंड है जब वो हमें पैसे दे। हाफ। बात समझ आई है? जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अप्रैल X4 में, इस दिन क्या लिखा जाएगा रेवेन्यू? ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। सही हो गया कि इनिशियल दिन क्या लिखा जाएगा रेवेन्यू? स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है ऐसी ट्रांजैक्शन पर? और इसके साथ साथ ईयर एंड पे सब्सिक्वेंटली क्या लिखा जाएगा? सही है, जब पहला ईयर एंड आएगा उस वक्त क्या लिखा जाएगा? ये आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब ये पेमेंट असल में मिल जाएगी उस दिन क्या लिखा? उस साल पे जो P&L बनेगी उस साल क्या लिखा जाएगा? सही। तो इन दिन पहला ईयर एंड, दूसरा ईयर एंड,
कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो देखते हैं। ये था वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की एग्जांपल कि जब पैसों और सेल की डेट में गैप आ जाए। टाइम वे ऑफ मनी इसमें आती है, और इसको कहा जाता है डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब हमें फ्यूचर में मिलेगी। सही है, फ्यूचर में मिलेगी, हम लोग उसको फ्यूचर में अर्न करेंगे। सही हो गया। देखते हैं। अर्न लाइक कि अगर सारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए तो अर्न तो अभी हो जाएगा। तो कंट्रोल तो ट्रांसफर हो गया। जिस दिन हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 25,300 टोटल न्यू है, और उसने हमें हाफ दे दी। तो आज जो उसने 12,650 दिए हैं उसकी वैल्यू 12,650 के बराबर ही है। बट ये जो वो फ्यूचर में देगा वो 12,650 तो मुझे 2 साल मिलने हैं। आप आज के दिन का सोचो। आज के दिन ये जो उसने पैसे दिए हैं तो इनकी वैल्यू तो ये, बट ये जो देगा तो आज के दिन 12,650 नहीं है। तो जो फ्यूचर में रेवेन्यू मिलना होता है उसको मैंने बताया था डिस्काउंट कर लिखोगे। डेफर्ड कंसिडरेशन को क्या करोगे, आप लोगों को रिकॉर्ड करने की इजाजत है, बट किस वैल्यू पे, एट प्रेजेंट वैल्यू। तो डिस्काउंट करते हैं। उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ था, और वो है 10%। ओके, 10%। 10% गिवन है क्वेश्चन में, और 2 सालों का 1 + r यहाँ पे 0.1 10% है, रेज टू पावर -2। तो ये 0.826 बनता है। सही है। तो 0.826 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ 12,650 के साथ, तो ये प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएगा, और ये बनती है 10,448। 10,448 बनती है ये। ये प्रेजेंट वैल्यू बनती है। तो जो आज ही वो पैसे दे रहा है, हमने कंट्रोल भी ट्रांसफर कर दिया है, पैसे भी वो आज दे रहा है, तो इसका रेवेन्यू हम यही रिकॉर्ड। आज वो जो हमें पैसे, हमने उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर कर दिया, गाड़ी दे दी है, वो हमें पैसे भी दे रहा है, तो ये तो एक नॉर्मल सेल हो गई, तो इसको एज इट इज रेवेन्यू में रिकॉर्ड किया जाएगा। बट वो जो पैसे वो फ्यूचर में देगा उसको आज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमने रिस्क किया है। बट पैसे वो हमें फ्यूचर में देगा, तो ठीक है, हम रिसीवेबल लिख लेते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है, सेल हो गई है, बट क्या लिख लेंगे, रिसीवेबल। रेवेन्यू में भी लिख लेंगे, साथ में क्या लिख लेंगे, रिसीवेबल एट प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या एंट्री बनती है, डेबिट कैश, जो उसने हमें पैसे दे दिए। उसके बाद प्रॉमिस किए, तो उस दिन पहले दिन इनिशियली मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूंगा। रेवेन्यू कितना हो गया है, मैंने कहा है डेफर्ड कंसिडरेशन को रहेगा किसमें, प्रेजेंट वैल्यू में। तो इन देखो, ये देखो, ये प्रेजेंट वैल्यू कैश की एज इट इज है। तो जो फ्यूचर का होता है वो प्रेजेंट वैल्यू में, जो आज उसने पैसे दे दिए वो एज इट इज। बात समझ आई है नहीं आई है? तो ये टोटल कितना बनता है, 23,098। 23,098। ये पहले दिन हमारे इस 23,000 ने दे दिया है वो एज इट इज है, और जो फ्यूचर में वो देगा वो क्या है, डिस्काउंटेड है।
तो ये तो पहले दिन की एंट्री हो गई। अप्रैल एक्स फोर का पूछता तो आप उसको ये आंसर, बट वो ईयर एंड का पूछ रहा है कि ईयर एंड पे टोटल रेवेन्यू लिखा जाएगा, P&L में टोटल इनकम कितनी होगी। तो गाइस जब पहला ईयर एंड आएगा तो क्या करेंगे, जो भी डिस्काउंटेड होते हैं ना उसकी हम लोग अनवाइंडिंग करते हैं। At- जो रेट था वो रेट, जो वैल्यू आएगी ये 448 बनते हैं, तो मैं 1045 इसका 10% सही है। वो रिसीवेबल में भी ऐड कर देंगे, रिसीवेबल इंक्रीज, और P&L में इनकम के नाम से वो जाएगा एज अ रेवेन्यू। देखो ऐसा हम क्यों करते हैं, कल बताया था। हम लोगों ने रेवेन्यू में कितना लिखा, ये लिखा है, रिसीवेबल में भी ये लिखा है, ये देखो इस रेवेन्यू में भी है, रिसीवेबल में भी ये है। ना हमें ये रिसीवेबल मिलने हैं, हम रिसीवेबल 12,650 ही मिलने हैं उस दिन, और ना इतना रेवेन्यू है, हमारा रेवेन्यू भी 12,650 है। तो रेवेन्यू जो पहले दिन कम लिखा था वो एट ईच ईयर एंड अनवाइंड होके जाएगा बिल में इनकम के नाम से, और जो रिसीव ने कम लिखा था वो भी क्या होता जाएगा, अनवाइंड होता जाएगा। तो उसने पूछा था कि पहले ईयर एंड पे टोटल कितना रेवेन्यू लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ईयर एंड पे टोटल रेवेन्यू कितना होगा, देखो 23, और एक ईयर एंड पे अनवाइंडिंग है वो 1045 की, तो इन दोनों को ऐड करो तो आएगा टोटल रेवेन्यू। पहले दिन का पूछता तो आंसर ये होगा, पहले ईयर एंड का सही हो गया। पहले ईयर एंड पे क्लोजिंग रिसीवेबल पूछता, रिसीवेबल जो होगा वो ये होगा 10,448 ओपनिंग था, और इसी का 10% में ऐड हुआ एट दी ये क्लोजिंग सही हो गया। तो ये क्वेश्चन भी खामखा देखना है। फ्यूचर लाइबिलिटी को भी हम लोग डिस्काउंट करते थे, तो ईयर एंड पे लाइबिलिटी भी वापस रीओपन अनवाइंड करते थे, और फाइनेंस कॉस्ट में उसका इम्पेक्ट लेके जाते थे P&L में। तो इसी तरह रिसीवेबल के केस में, सेल्स के केस में, इनकम के केस में ऑपोजिट है, सही है, बट करना वही होता है जो प्रिंसिपल उसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं विच ऑफ दीज, अच्छा पहले तो कह रहे रेप्रो हैज प्री ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इट हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन भी हैं इंक्लूडेड द फॉलोइंग इन रेवेन्यू, आपने डाली हुई है। और कह रहे विच ऑफ दीज, अच्छा ये भी कह रहे हैं कि जो अमाउंट्स मैंने लिखी हुई है ना, यही अमाउंट्स हमने सेल्स रेवेन्यू में डाली हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने गाइस P&L बनाई हुई है, और P&L में ये वैल्यूज सारी इंक्लूडेड है, सही हो गया। वो ये कह रहा है, और वो कह रहे हैं इन वैल्यूज में से कौन सी ठीक है, मतलब एक ठीक है बाकी गलत है, सही हो गया। वो कह रहे हैं इनमें से एक ठीक है बाकी गलत है सारी, तो हमने इसमें से ठीक वाली देखनी है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमने की है एजेंसी की सेल्स इस साल, अमाउंट हमने कितनी लिखी हुई है 2.5 लाख, और इस 2.5 लाख पे हमने सिर्फ 10%, हालांकि हमारा तो गाइस एजेंसी, आपकी अगर कंपनी ने एज अ एजेंसी कोई किया है तो एजेंसी क्या लिख सकता है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन। मैंने कल बताया था, मैंने गाइस कल बताया था, एक होता है प्रिंसिपल जो ओनर चीज मैन्युफैक्चरर, एक होता है एजेंट जो उसके बिहाफ पे उसकी परमिशन से काम कर रहा होता है कमीशन पे। प्रिंसिपल अपनी बुक में रेवेन्यू फुल रिकॉर्ड करता है, ये रूल है, याद रखो। और कमीशन को एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में जो 2.5 लाख दिया हुआ है, तो ये प्रिंसिपल 2,50,000 पूरा रिकॉर्ड करे, और उसका 10% 25 एज अ कमीशन लिखेगा,
सही हो गया। एजेंसी जो है अपने रेवेन्यू में सिर्फ कमीशन लिख सकती है 25, बस और कुछ भी नहीं लिखेगी है। सही हो गया। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि मैं एजेंट था और मैंने 2.5 लाख पूरा लिखा हुआ है, हालांकि मैं सिर्फ इंटाइटल था 10% कमीशन के लिए। सही है। तो क्या ये इसने ठीक किया? नहीं, गलत किया। सही हो गया ना। ये ए वाला गलत है, तो हमसे वो ठीक वाली ट्रीटमेंट पूछ। देखते हैं। सेल प्रोसीड ऑफ 20,000 ऑफ गाड़ी विच वर नो लॉन्गर बाय। अच्छा, तो गाड़ियों का बिजनेस नहीं है, इसको पहले गाड़ी चाहिए थी, मतलब वो यूज हो रही थी, तो उस पर तो IS16 लग रहा था। अब IS16 का एसेट नो लॉन्गर इन यूज हो तो आप बेच ही देते हो, ठीक है। तो इस पे डिस्पोजल का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके आपको P&L में लेके जाना चाहिए था। आपने क्या किया है? रेप्रो ने क्या किया है? रेप्रो ने जितने की मशीन बेची थी ना, वो मोटर व्हीकल बेची थी, पूरे की पूरी सीडी आपने क्या कर दी है? P&L में लिख दिया रेवेन्यू एज। तो ये गलत किया है। इसको क्या करना चाहिए था? I16 हमें क्या कहता है? I16 कहते हैं कि जब भी आप कोई एसेट डिस्पोज, तो डिस्पोजल पे प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो P&L में लेके जाना है। ये नहीं कि जितने की गाड़ी बेची है पूरे का पूरा ही P&L में ले जाओ। हमने ईयर एंड पे क्या कर, ईयर एंड नहीं, हमने डिस्पोजल के वक्त क्या करना होता था? कैरिंग वैल्यू और सेल पर कंपेयर करना होता था। इसकी कैरिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहिए था। जैसे कि मैं कहता हूँ 15,000 इसकी गिवन नहीं है, बट एज्यूम करो, तो 5,000 P&L में जाना एज रेवेन्यू इनकम। हम लोगों ने क्या किया है? 20 पूरे भी सेल डिस्पोजल नॉन करंट एसिड के P&L में नहीं जाता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में कहते हैं सेल ऑफ 1.5 लाख कब की थी? आज के दिन ही की थी। सही है, बिल्कुल। ईयर एंड पे आज के दिन आपने एक सेल की है, अमाउंट इनवॉइस भी कर दी हमने और कस्टमर को मिल भी गई, और इनवॉइस थी एक 80 की। अच्छा, अब हमने डेट कस्टमर को रसीद में की भेजी है एक 80 की। ओके, क्यों? इस जो ये सर्विसेज क्या है जो हम 2 सालों में करेंगे। तो यस, ये ठीक लिखा हुआ है। कैसे, देखो जरा, ये भी हमने डिस्कस किया है बंडल सेल डिस्काउंट वाला, बट इसमें से डिस्काउंट की बात नहीं की, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए उसने डिस्काउंट की बात नहीं की। देखो गाइस, आप लोगों ने एक सेल की है, आपने रसीद दी है की देते हो जितनी अमाउंट होती है, बट आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड 150 का। वाई? सर्विस आपने सेल की है, वो सर्विस आप उसका रेवेन्यू लेना। तो आज रेवेन्यू कितना लिखना चाहिए था? ये ठीक एक 80 रसीद दी है, बट हमने अपनी किताबों में रेवेन्यू डेढ़ का रिकॉर्ड किया। क्योंकि 30 अभी हमने अर्न नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं की, तो ये नहीं लिखना चाहिए था, और 50 है। सही हो गया, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। क्यों गलत है ये देख लो। सेल ऑफ 2 लाख इस साल के स्टार्ट में की थी, और वैसे देगा 2015 में, इस साल के ईयर एंड पे, साल के ईयर एंड पे। तो साल के शुरू में 2 लाख सेल की थी, पैसे मिले 2 साल बाद। आपने कितनी सेल लिखी हुई है? पूरी की पूरी रेवेन्यू में आपने कितना लिखा हुआ है? 2 लाख पूरे का पूरा। पहले ईयर एंड पे पूरे का पूरा नहीं बनता, सिर्फ एक साल के लिए अनवाइंड होता है, तो अगले साल के एंड पे और अनवाइंड होता है ये। तो 2 लाख पूरा नहीं लिखना चाहिए था पहले ईयर एंड पे। सही हो गया ना। इसमें ये पहले वाली जो एग्जांपल थी, ये एजेंसी वाली थी, नेक्स्ट वाली थी, और ये लास्ट वाली जो थी ये डेफर्ड कंसिडरेशन वाली। हो गया। तो ये गलत है, उनको एज डिस्काउंट करके नहीं लिखा। सही हो गया, ये भी गलत है।
हमने पी एंड एल में सिर्फ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल लेके जाना होता है। ये भी गलत है, एजेंसी सिर्फ अपना रेवेन्यू कमीशन लिख सकता है। ये सही था। इसमें जो डिलीवर कर दी है वो हमने रेवेन्यू में लिख दी है, जो नहीं डिलीवर अभी हुआ नहीं लिखा, तो ये ठीक है। तो वो ठीक वाला पूछ रहा था आपसे। आखिरी एमसीक्यू है, जो अभी एमसीक्यू करवाया एज इट इज कॉपी पेस्ट है, सही है, कॉपी पेस्ट। इसमें पहले वाला कमीशन वाला दिया हुआ है, एजेंसी वाला रूल्स लगेंगे। कोई इक्विपमेंट हमने बेचा है और सेल्स वैल्यू 7 थी, 2 लाख सर्विसिंग की थे, सही है। तो सर्विसिंग हम लोग बाद में देंगे। फिर हमने एक ज़मीन बेच दी 8 की, तो वो 8 हमने रेवेन्यू में लिख दी है। और फिर जना क्या था, डेफर्ड कंसिडरेशन। तो इनमें से कौन सा वाला ठीक है, ये जुमले पढ़ोगे तो पता लगेगा। उसने ठीक वाला पूछा है, इसका मतलब है एक ठीक है। तो इन गलत वाले में से एक ठीक बताना है कि इनमें कौन सा वाला ठीक है। सही, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। चलते हैं लेक्चर की तरफ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टेप 4 स्टेप्स तक हमने पढ़ा था, स्टेप नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। गाइस हम लोगों ने 4 स्टेप्स देखे हैं अभी तक। और इसमें पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी में कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही हुआ हुआ होता है। तो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट सिनेरियोज होंगे इसके। न्यूमेरिक में तो ये बस ये स्टेप समझो कि स्किप ही करना होता है हमने। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हमने देखनी होती हैं दूसरे स्टेप में। किसी क्वेश्चन में एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, जैसे वो गाड़ी गाड़ी वाली एग्जांपल हिंडबर्ग वाले क्वेश्चन में। तो किसी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा होती है। लॉकी वाले क्वेश्चन में मशीन भी थी और साथ में इंस्टॉलेशन भी थी, साथ में 1 साल की सर्विसेज भी थी। तो किसी किसी में ऑब्लिगेशन एक होती है, किसी किसी में दो होंगी। और फिर नेचर ऑब्लिगेशन की, कि कौन वो ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या प्रिंसिपल या एजेंट। सही है, ये भी देखना होता है। कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, एक है, दो हैं, तीन है, ये भी देखना होता है। कौन डिलीवर कर रहा है, ये भी देखना होता है। फिर ट्रांजैक्शन प्राइस किसी किसी क्वेश्चन में एज इट इज़ हम लेते हैं। अगर उसने अभी पैसे दे दिए हैं, अभी वो प्रोडक्ट ले गया है, तो बस ट्रांजैक्शन प्राइस वही है। जो बाद में डेफर्ड ट्रांजैक्शन प्राइस वो हमें देता है, वो भी वही ट्रांजैक्शन प्राइस हम यूज़ करते हैं, बट उसको रिकॉर्ड एट द प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। तो किसी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, किसी में क्या होगी। अच्छा, वो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन जो थी कल मैंने एक बताई थी, सही है, उस पे क्वेश्चंस आज करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड में। तो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन मैंने बताई थी शर्तियन, कि उसमें जजमेंट यूज़ करनी होती है। वो लैपटॉप्स की जो मैंने कल एग्जांपल दी थी, तो उसमें ट्रांजैक्शन प्राइस डिपेंड करती है शर्त पे, जजमेंट पे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस किसी क्वेश्चन में क्या होगी स्टूडेंट्स, किसी में क्या होगी। चौथे वाले स्टेप में एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, बांटना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर एक ही है तो फिर तो बांटने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह वो गाड़ी वाली में 25 350 की गाड़ी थी, या 25 300 की गाड़ी थी हिंडबर्ग में, तो बस वो बांटनी नहीं थी हमने। बट लॉकी वाले क्वेश्चन में 3 ऑब्लिगेशंस थी, तो वो हमने $100 जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी वो हमने बांटी थी। तो एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस किसी क्वेश्चन में होगी, किसी में नहीं होगी। एलोकेट करने के बाद जैसे जैसे आप लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करते जाओ, तो रेवेन्यू क्या करते जाते हैं हम लोग, रिकॉर्ड। ये 5वां स्टेप होता है, ये हमने नहीं पढ़ा था। और 5वां स्टेप है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। रेवेन्यू हमने तब रिकॉग्नाइज करना है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई गाइस कैसे होगी, कल मैंने थोड़ा सा बताया था। जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, समझो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब ये कंट्रोल ट्रांसफर से क्या मुराद है, क्या एसेट फिजिकली ट्रांसफर हो जाए। हाँ, ये भी एक निशानी हो सकती है, बट हर केस में नहीं। ये जस्ट निशानी है, ये मस्ट नहीं है।
देखो वो मशीन में क्या था कि हमने मशीन जैसे ही गाड़ी जैसे ही ट्रांसफर कर दी फिजिकली, तो बस कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। तो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन क्या हो गई थी, सेटिस्फाइड। तो हमने मशीन क्या कर लिया था, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड। बट इंस्टॉलेशन उसमें कुछ फिजिकल तो उसके पास नहीं गया, वो तो हमारे बंदे जाके उसके प्रेमिसेस में वो मशीन इंस्टॉल कराए थे। और टेक्निकल सपोर्ट उसमें भी कुछ फिजिकली नहीं जाएगा उसके पास। तो उन चीज़ों का कंट्रोल कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो वो भी देखते हैं। तो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र होने के, बट ये मस्ट नहीं है कि ये वाली सारी चीज़ें मस्ट पूरी हों। जिस तरह के लीगल टाइटल पास हो जाए, लीगल टाइटल पास होना भी एक निशानी है कंट्रोल ट्रांसफ़र होना। बट हर बार लीगल टाइटल पास होने की वजह से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो तो जाता है, बट हर बार लीगल टाइटल पास अगर ना भी हो ना, लीगल टाइटल अगर पास ना भी हो तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। सही है। अक्सर कैसे, गाड़ियों का शोरूम जो होता है, शोरूम वाला गाड़ियां परचेज कर लेता है होंडा कंपनी से, फिर वो बेचता है। बट उसको होंडा कंपनी ओनरशिप नहीं देती। बात समझ आई है। शोरूम का लाइसेंस देती है, ओनरशिप गाड़ियों की नहीं देती। वो उसको गाड़ियां दे देगी, गाड़ियां उसकी हुई। अब वो जब भी इसको बेचे, सही है, फॉर एग्जाम्पल कुछ गाड़ियों तो पहले ऑर्डर पे मतलब कि पहले ऑर्डर करना पड़ता है ना, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर इन केस आप दे रहे हो उसको और आपने कहा कि भाई ये तुम जब भी बेचो, बट लीगल टाइटल मैं तुम्हें नहीं दूंगा, कस्टमर को डायरेक्ट पास कर दूंगा जब भी तुम बेचोगे। सही हो गया। तो इसमें लीगल टाइटल शोरूम के पास तो नहीं आया, बट गाड़ियां उसके कंट्रोल में आ गई हैं। क्यों? क्योंकि उसको अब वो जब भी चाहे उसको बेचे या ना बेचे। सही है। अगर वो खुद सेल्फ यूज के लिए रखते हैं तो तब लीगल टाइटल उसके पास आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बट गाड़ियां उसकी हैं। बात समझ आई है नहीं आई है। तो कंट्रोल ट्रांसफर होने के लिए लाजिम नहीं है कि लीगल टाइटल पास हो। रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर ट्रांसफर हो गया है तो बस ये भी बहुत है। सही हो गया। तो ये इंडिकेटर्स हैं कुछ, ये आप लोगों ने याद रखने हैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के। सही है। अगर हमें राइट टू पेमेंट हो गया, राइट टू पेमेंट तब होता है गाइस जब आप कोई ना कोई चीज़ अगले के हवाले कर देते हो। सही है। तो राइट टू पेमेंट जब हो जाए तो बस ये भी एक इंडिकेटर है। लीगल टाइटल ट्रांसफर होना, फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर होना, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होना, और कस्टमर एसेट को एक्सेप्ट कर ले। सही है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका एक केस आगे आएगा कि कस्टमर को फिजिकली एसेट नहीं मिला था, बट उसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हो आप लोग। सही है। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेल्स कब रिकॉर्ड होगी, जैसे जैसे आप लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करते जाओगे, तो सेल लाइक के होती जाएगी, कंट्रोल ट्रांसफर होता जाएगा। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होना, कंट्रोल ट्रांसफर होना, ये सारे का सारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होना गाइस, ये दो तरह का है। ये आप लोगों ने भी देख लिया एग्जांपल्स में, ये मैं बताता हूँ। ये दो तरह का है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होना। कुछ चीज़ों की एक ही अकाउंटिंग पीरियड में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है, उसी वक्त या एक ही अकाउंटिंग पीरियड में। मतलब कि जिस साल कॉन्ट्रैक्ट किया ना, उसी साल उसकी सारी सेटिस्फेक्शन हमने कर दी। जैसे कि वो मशीन और गाड़ी जो थी, जिस साल कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी साल हमने उसको मशीन और गाड़ी दे दी, इंस्टॉलेशन भी करा है। तो इन सब का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एक अकाउंटिंग पीरियड में हुआ था। सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की वन विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर। सही है। कुछ चीज़ों की एक साल के अंदर अंदर नहीं हुई थी, वो जो मतलब लाइक एक अकाउंटिंग पीरियड में उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में सेटिस्फेक्शन होती थी। जैसे वो टेक्निकल सर्विसेज 2 साल की। तो इनका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है मोर देन अकाउंटिंग ईयर।
तो इनका रेवेन्यू भी देखो, जब जब सेटिस्फाई कर रही हो तभी तो रेवेन्यू लिखोगे। जिसका एक ही साल में हो रहा है तो उसी साल में रेवेन्यू लिख दो। जिसका एक साल से ज्यादा में हो रहा है तो उसके ज्यादा में रेवेन्यू लिखोगे तुम लोग। तो जिसका एक साल के अंदर अंदर हम लोग रेवेन्यू लिखते हैं, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होना पॉइंट इन टाइम। और जिसका रेवेन्यू एक साल से ज्यादा में रिकॉग्नाइज होता है, सेटिस्फाई होती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होना ओवर द टाइम। देखो एक दफा दोबारा सुन लो कि कुछ चीजों का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई एक साल में ही होती है, उनका रेवेन्यू एक साल में रिकॉर्ड होता है। तो रेवेन्यू की रिकॉग्निशन होती है पॉइंट इन टाइम, उसी साल में, उसी अकाउंटिंग ईयर में। और किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक साल में आप सारी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो उसका एक अकाउंटिंग ईयर में भी कुछ रेवेन्यू आ रहा होता है, कुछ और अकाउंटिंग पीरियड्स में भी उसका रेवेन्यू आ रहा होता है। तो उसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना ओवर द टाइम। सीधी सी बात है, आप लोगों ने रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको IFRS 15 कहता है फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जितनी भी ऑब्लिगेशन है, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में मशीन, इंस्टॉलेशन और 2 इयर्स की सर्विस थी, वो कह रहे हैं कि हर ऑब्लिगेशन के लिए एंटिटी मस्ट डिटरमाइन, आपने एक चीज आइडेंटिफाई करनी है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, वेदर इट सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्या आप इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में करोगे या एक अकाउंटिंग ईयर में, या आपने आइडेंटिफाई करना है। तो हमें इसका पता लग गया था कि हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड, हमने फिजिकल पोजेशन एक ही साल में ट्रांसफर कर दी थी, तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया था। ये भी हम उसके घर में इंस्टॉल कराए थे, तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया था, बट इसका नहीं हुआ था। तो ये दोनों जो थे ये पॉइंट इन टाइम थे। आपको पता लग गया कि इनका रेवेन्यू हम पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करेंगे, और इसका आपको पता लग गया था कि ओवर द टाइम करेंगे, वक्त के साथ साथ। सही है, तो ये ढूंढना जरूरी है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की खातिर। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हमने देखा है कि कुछ चीज़ों का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है पॉइंट इन टाइम, और कुछ चीज़ों का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है ओवर द टाइम। सही है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा में। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, सही है, इस पे ओवर द टाइम पे। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टेप 5। रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसी किसी चीज़ की उसी वक्त हो जाती है एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, किसी किसी चीज़ की वक्त के साथ साथ। तो इसको पढ़ेंगे। सही है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। और इसमें वो एग्जाम्पल वो थी टेक्निकल सपोर्ट वाली। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें टेक्निकल सर्विसेज एक ऐसी एग्जाम्पल थी जिसका रेवेन्यू एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा था, बल्कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा में। तो वो ओवर द टाइम की एग्जाम्पल थी। तो देखते हैं इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होगी। मैं कहता हूँ कि हमने वो जो टेक्निकल सर्विसेज थी उसकी प्राइस जो निकाली थी 144,000 निकाली थी। तो उसको हमने डिवाइडेड बाय 24 इंटू जितना सेटिस्फाई की है उन महीनों के साथ मल्टीप्लाई। किसी साल में 3 महीने की सेटिस्फेक्शन की, किसी साल में 12 महीनों की हमने। तो हमने जिस साल में 3 महीनों की सेटिस्फेक्शन की थी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, तो उसमें 3 महीनों की रिकॉग्नाइज की। क्यों? ऐसा क्यों किया हमने? हम लोग यूं भी तो कर सकते थे कि 144 में से जो ईयर 1 है जिसमें ये 3 महीने आते थे, उसमें लिख लेते 44, और ईयर 2 और ईयर 3 में 50-50 लिख लेते। तो ये 144 के बराबर आता है ना। या हम यूं कर लेते
कि इसमें 100 लिख लेते और 22 इसमें और 22 इसमें कर लेते, तब भी 144 पूरा हो जाता। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है ना। अब 3 सालों में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है तो 3 सालों में ही लिखना है। 144 लिखना है 3 सालों में, तो हम अपनी मर्जी से भी तो लिख सकते थे ना। हमने क्यों इसको डिवाइडेड बाय 24 किया है, हमने क्यों इसको इवनली ट्रीट किया है मंथ्स पे, क्यों इवनली ट्रीट किया है? क्या हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, जब हम उसको ये टेक्निकल सर्विसेज दे रहे होंगे, क्या हर महीने इक्वली इवनली हम सर्विसेज देंगे उसे? तो आंसर इज नो, हम उसे इक्वल तो नहीं देंगे। तो फिर हमने क्यों ये 24 से डिवाइड किया है, इक्वल ट्रीट कर रहे हैं इस अमाउंट को। हम लोग जब सर्विसेज देंगे उसको टेक्निकल गाइज, तो किसी महीने देंगे किसी महीने नहीं देंगे, किसी साल देंगे किसी साल नहीं देंगे, किसी महीने में बहुत ज्यादा देंगे किसी महीने में बिल्कुल नहीं देंगे। तो फिर हम इसको इवनली क्यों ट्रीट कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसी साल में क्या दे रहे हो किसी साल में क्या, तो फिर इसको इवनली क्यों ट्रीट कर रहे हो? क्योंकि गाइस ऐसी सर्विसेज इवन ही होती हैं। जैसे इंटरनेट की फैसिलिटी देख लो, जब हम लोग इंटरनेट लगवाते हैं तो वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल जो सप्लायर है वो प्राइस कोट करता है 5,000 पर मंथ, फॉर एग्जांपल 100 GB यूज कर सकते हो इंटरनेट, तो 5,000 पर मंथ, क्या हम हर मंथ 100 GB यूज करेंगे? नहीं, किसी महीने कम किसी महीने ज्यादा, किसी महीने बिल्कुल नहीं, बट 5,000 उसने हमें कोट किया हुआ है। तो ये जो सेलर्स होते हैं ना, ये किस तरह प्राइस कोट करते हैं? ये देखते हैं कि यार अगर बंदा पूरा महीना हमसे सर्विस ले तो हमें कितना खर्चा आएगा, उसके ऊपर वो प्रॉफिट का मार्जिन मार्कअप ऐड करके तो प्राइस बता देते हैं कि अगर बंदा हमसे इवनली सर्विसेज ले तो हम पे कितना खर्चा आएगा, उसके ऊपर वो मार्जिन मार्कअप लगाकर प्राइस कोट कर देते हैं। तो हमने इसको इवन ही ट्रीट किया क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि वो किस महीने हमसे सर्विस लेगा कितनी, किस महीने नहीं। हमने ये इसकी जो प्राइसिंग की हुई होती है, प्राइस जो कोट की हुई होती है, वो इस तरह से की हुई होती है, ये एज्यूम करके कि वो हर महीने हमसे टेक्निकल सर्विसेज लेगा, तो हमें कितना खर्चा आता है उसके ऊपर मार्जिन मार्कअप डाल के हम लोग प्राइस अपनी बता देते हैं। तो हमने ये जो प्राइस बताई है ये हमने इवनली ही सर्विसेज के लिए बताई है, तो इसीलिए हम इसको डिवाइडेड बाय 24 कर देते हैं। तो मैं बता रहा था, ओवर द टाइम में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 साल से ज़्यादा टाइम में होती है और सेटिस्फेक्शन उसकी इवनली होती है, इवनली ड्यूरिंग लाइफ। तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर हाँ हम लोग डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ इनटू जितने भी ईयर एंड तक मंथ्स हुए हैं हम वो कर लेंगे। सही हो गया। अब एक दूसरा केस भी आता है इसमें। सही है, एक केस तो ये हो गया जिसमें इवनली हम लोग सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं। एक केस ये होता है कि हमने किसी साल ज्यादा उसको सर्विसेज दी है, किसी साल कम। तो आपका तो स्टैंडर्ड यही कह रहा है कि जब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जितनी जितनी दोगे उतना रेवेन्यू लिखो। यहाँ पे 24 में से 3 महीने गुजर गए थे तो 3 महीने का लिख लिया। अब यहाँ पे 50% हुआ कॉन्ट्रैक्ट पहले साल के एंड पे, तो फिर जितनी भी प्राइस है उस कॉन्ट्रैक्ट का, जितनी भी प्राइस है उसका 50% हमें लिखना पड़ेगा। सही है, तो इसमें तो सेटिस्फेक्शन इवनली नहीं हो रही, इसमें तो किसी में ज्यादा किसी में कम। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन कभी इवनली होती है तो डिवाइडेड बाय 24 कर लो, कभी नहीं होती, नॉट इवन होती है, तो उसमें फिर जितना जितना सेटिस्फेक्शन हो रही है उतना रेवेन्यू लिखना पड़ेगा भाई। तो ये कौन सी एग्जांपल होगी? तो F7 में एक ही एग्जांपल है इसकी और बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सही है, क्या एग्जांपल है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के। गाइस हम लोग स्टेप नंबर 5 पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है किसी किसी चीज़ों का
किसी किसी चीज़ों का 1 साल से ज़्यादा में, और जो 1 साल से ज़्यादा में होता है उसमें या तो इवनली रिकॉग्नाइज होगा या तो इवनली नहीं होगा। सही है इस केस में। तो ओवर द टाइम में हमने ये अनइवन वाला देखना है, ज़रा थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। सही है, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओवर द टाइम खत्म हो चुका है। ओवर द टाइम में अच्छा, ये 5 स्टेप्स खत्म हो चुके हैं। सही है, अभी 5 स्टेप्स जब खत्म हो जाएंगे स्टैंडर्ड में तो हमने केसेस पढ़ने हैं। तो उसमें पहला केस अब स्टार्ट हो गया है। सही है, और वो है, इसमें यही समझना बाकी रह गया स्टैंडर्ड में। बाकी जितने भी केसेस आएंगे वो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, वो मैंने लेक्चर में ही पढ़ाते हुए आपको बता दिए हैं। बस जस्ट डिस्कशन करूंगा उसकी, बस ये वाला समझने वाला है। सही है, क्योंकि ये एक न्यू है। इसकी रेवेन्यू की रिकॉग्निशन, जो सेटिस्फेक्शन जो होती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, वो अनइवन होती है। तो हम लोग जो रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करते हैं इसका, वो मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग सारे मलिक रियाज हो। सही है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है आप, जाहिर बात है क्वेश्चन जब भी इसका आएगा तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ही होगा आपका। तो हमने एक मलिक नाम से ही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अच्छा, ये मलिक रियाज तो मैंने वैसे ही बोला, बट मलिक नाम से ही आया हुआ है। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस थी मलिक ने लगाई थी 2 लाख का, कोई प्लाजा या घर बनाकर बेच रहा था। सही है, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग किसी चीज़ की भी कर सकते हैं, बिल्डिंग, प्लाजा, रोड, कोई ब्रिज, कोई घर, कोई मशीनरी, कोई भी। सही है, बस कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हो। उसमें प्राइस 2 लाख थी और ये 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस पे जो पहला ईयर एंड आया होगा, उस पे गाइस कितना रेवेन्यू लिखा होगा? क्या 2 लाख पूरा? नो, कितना ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई किया आपने? अब कितनी सेटिस्फाई की है? इस 2 लाख का कितना हम लोग लिखेंगे? तो जितनी ऑब्लिगेशन आपने सेटिस्फाई की है। सही है, ईयर एंड तक आप लोगों ने जितना भी काम कर लिया है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखोगे, कितना परसेंट वो प्लाजा या घर हमने बना लिया है। मैं कहता हूँ लेट अस सपोज 50%। तो फिर आप पहले साल 2 लाख का 50% अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हो। सही है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होती है? सही है, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका नाम मैंने वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है कि कितने परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है। वर्क इन प्रोग्रेस तुम लोग जस्ट समझने के लिए लिख लो, बट नाम ये वाला याद रखोगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट काम हो चुका है। तो हम लोग मैनेजमेंट के थोड़े स्टूडेंट्स रहे हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस से हम लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा कि भाई 50% काम फॉर एग्जांपल हुआ हुआ है, तो अगले साल 40 हुआ है, तो 40 रिकॉर्ड कर लेंगे। लास्ट ईयर में 10 हुआ है तो 10 रिकॉर्ड कर लेंगे। सही है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हम लोग देखते हैं और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टेप 5 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे सेटिस्फाई होगी वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। कुछ चीज़ों का उसी वक्त, देखो अगर यही प्लाजा आप एक ही वक्त में बनाकर भेज दो। सही है, एक ही लाइक के जब कॉन्ट्रैक्ट किया 1 महीने के अंदर बनाकर दे दिया, तो एक ही साल में रिकॉर्ड हो जाएगा पॉइंट इन टाइम। बट नॉर्मली जो आपको पेपर में आएगा और जो एग्जांपल जब 7 में है, और वैसे ही आप अपना माइंड यूज करो तो कंस्ट्रक्शन 1 साल की तो होती नहीं है। अच्छा, दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट करो, अगले साल खत्म होगा तो दिसंबर वाले ईयर में भी वो आ रहा है, अगले साल में भी आ रहा है, तो 1 साल से ज्यादा में आ जाता है। तो कोई चीज 1 साल से ज्यादा में आती है तो या तो उसका रेवेन्यू डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ इनटू जितना मंथ्स गुजर चुके हैं। तो ये तो तब होता है जब वो हम ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहे हो इवनली। बट कुछ कुछ केसेस में इवनली नहीं होता, जो कि ये वाला केस था। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो 3 सालों का है तो ओवर द टाइम तो हो गया, बट मैं कह रहा हूँ कि उसमें सर्विस हर महीने सेम है।
तो फिर वो ये वाला होता है, इस तरह से उसका आप रेवेन्यू निकालोगे ईयर एंड में। बट जिसमें अनइवन है तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। सही हो गया। तो हमारा अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सही हो गया। तो ये 5 स्टेप्स खत्म होते हैं इसमें। ओवर द टाइम पे अब हमने बात करनी थी वो भी खत्म होता है। ओवर द टाइम की एक एग्जांपल और आ गई है टेक्निकल सर्विसेज के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को हमने पढ़ना है। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट केस ए है। तो 5 स्टेप्स के बाद केसेस शुरू होते हैं। तो ये जो पहला केस है ना, ये हमने अब पढ़ना है। तो पहला केस ही डिटेल में पढ़ने वाला है। इसके बाद वाले केसेस बहुत छोटे छोटे और लाइक के टोटल 10-15 मिनट में वो सारे खत्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं गाइस। और पहला केस है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सही है। इस केस में आप लोग किस तरह रेवेन्यू वगैरह रिकॉर्ड करोगे, तो ये देखते हैं। तो एक तो इसमें आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन का हिंट ये है कि इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 साल में नहीं होती। इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में सेटिस्फाई 1 साल से ज़्यादा में होती है। सही है। और वो भी मैंने बताया हुआ है कि जो ओवर द टाइम होती हैं उनकी या तो ओवर द टाइम इवनली होती है और या तो अनइवन होती है। सही है। या तो इवन होती है या अनइवन होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अनइवन की एग्जांपल है। सही है। ये अनइवन, इसमें हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे केस में मैंने क्या हिंट दिया आप लोगों को, रूल बताया। IFRS 15 कहता है कि अनइवन वाले का जो रेवेन्यू है ना, वो टोटल रेवेन्यू जो भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो भी होगी, अब आप उसको डिवाइड बाय 36 या 24 मंथ्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेटिस्फेक्शन उसकी इवनली नहीं कर रहे। तो जितनी जितनी कर रहे हो उतना उतना आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। तो मैंने बताया था कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हम लोगों को ढूंढने पड़ती है। सही है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो इस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस के हिसाब से हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करते रहेंगे हर साल। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अब यही सवाल माइंड में आ जाता है बंदे के कि भाई ये परसेंटेज कहाँ से आएगी। कैसे पता लगेगा कि पहले साल वो कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 50% कंप्लीट है, अगले साल वो 90% तक चला गया, मतलब 40% कंप्लीट हुआ, फर्दर उसमें इंक्रीज हुआ। तो ये कैसे पता लगेगा। अब ये तो तुम लोगों को हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में कि भाई उसने, मलिक रियाज ने प्राइस इतनी इतनी लगाई थी, पर ये कैसे निकलेगा। तो इसके गाइस दो मेथड्स हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए। दो मेथड्स हैं। एक है इनपुट मेथड, और एक है आउटपुट मेथड। आप लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है इस हिसाब से कि कितने परसेंट काम हो चुका है। एक मेथड कह रहा है कि भाई तुम कितने परसेंट काम हो चुके हैं इस चीज का अंदाजा लगाओ, कॉस्ट्स को बेस बना के, कॉस्ट्स को देख के, खर्चों को देख के, कि कितना खर्चा तुमने लगा लिया है, कितना लगेगा, उस चीज को देख के तुम ये देख लो कि भाई कितने परसेंट काम हो चुके हैं खर्चों को देख के। और एक मेथड ये कहता है कि तुम इनकम्स को देख के, इनकम को देख के अंदाजा लगाओ कि कितने परसेंट काम हो चुके हैं। सही है। एक मेथड कहता है खर्चों को देख के, इनपुट्स को देख के। एक कहते हैं तुमने कंप्लीशन क्या क्या कर ली है, इनकम्स को देख के, आउटपुट्स को देख के। सही है। तो बहुत ही आसान से मेथड है। खर्चों को देख के कि तुमने इस कंस्ट्रक्शन पे अभी तक कितना खर्चा कर लिया,
और कुल कितना खर्चा है। सही है। अब आपको ये वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होगा। देखो ये टिल डेट कॉस्ट का मतलब क्या है। मैं कहता हूँ आप लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ना 3 इयर्स का। सही है। और पहला ईयर एंड आया हुआ है, पहले ईयर एंड पे आप लोगों ने कितने तक का खर्चा किया हुआ है, 70,000 का। सही है। 3 सालों में से पहला ईयर एंड आया हुआ है, 2 साल बाकी रह गए हैं, अभी तक 70,000 का खर्चा हो गया है। तो ईयर एंड पे अब जाहिर बात है आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आप लोग फर्दर खर्चा भी तो एस्टिमेट करोगे ना। मैं कहता हूँ वो है 80,000। सही हो गया। अभी तक पहले ईयर एंड तक खर्चा लग चुका है 70,000, और अगले 2 सालों में लगेगा कितना, एस्टिमेटेड 80,000। एक फिगर होता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसका क्या मतलब है, इस नाम का क्या मतलब होगा। देखो लिखा हुआ क्या है, ये देखो, वैल्यू, अहमियत, कीमत, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसका पूरा नाम लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। अभी तक जितना काम किया हुआ है ना, वो एज्यूम करो अगर हम तो उसकी क्या मालियत है। सही है। जितना काम अभी तक हमने कर लिया है, हमने इतने का काम कर लिया है, अगर हम ये बेच नहीं रहे क्योंकि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देना है। सही है। 2 लाख का बेचना है, ये पूरा करके बंदे को देना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये हम बेच नहीं रहे अभी पहले साल के एंड में। वैसे ही आप किसी सर्वेयर से या जो एक्सपर्ट हो कंस्ट्रक्शन वाला, वो ठेकेदार जो होता है, आप उससे हिसाब लगवाओ कि भाई इसको अगर हम बेच दें अभी तो क्या कीमत लग सकती है। तो फॉर एग्जांपल उसने बताया कि आप ये जो अधूरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेच दो, तो फॉर एग्जांपल 75,000 लगेंगे, 75,000 मिल जाएंगे आपको। सही है। ये कीमत लग जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं है, जस्ट एक वैल्यू है, ऐसे कोई पैसे ऐसे आ नहीं रहे हमारे पास। एक चीज होता है अमाउंट्स इनवॉइस्ड, अमाउंट्स बिल्ड टू कस्टमर। F4 लॉ कहता है कि आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, पैसा उसमें फंसा रहे हो, अपना स्टक कर रहे हो, तो आप कस्टमर से कुछ ना कुछ मांग सकते हो। तो बिल हम लोग भेजेंगे कस्टमर को, शाबाश पैसे दो, तो हम थोड़े बहुत मांग रहे होंगे। तो हमने फॉर एग्जांपल अभी तक कितने मांग लिए हैं पहले ईयर एंड तक, $60,000। तो इस तरह डेटा गिवन होगा आपको, यही डेटा होगा। तो इनपुट मेथड से आप कैसे अंदाजा लगाओगे फर्स्ट ईयर के एंड पे कितने परसेंट काम हो चुका है, कितने परसेंट ये कंस्ट्रक्शन, ये प्लाजा कंप्लीट हो चुका है। तो खर्चों को देखो, टिल डेट कॉस्ट कितनी है, 70,000। टोटल खर्चा कितना है, 70 प्लस 80, 1,50,000। टिल डेट कॉस्ट थी 70,000 और टोटल कॉस्ट है 1,50,000। तो परसेंटेज लगा निकाल लो, कॉस्ट की बेस पे इनपुट मेथड के मुताबिक कोई 47-48% ये बन रहा है। तो पहले ईयर एंड पे 47% बन रहा है गाइस। तो आप लोग कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो अपने पास, जितना भी रेवेन्यू है आपने उसका 47% काम कर लिया, तो आप पहले ईयर एंड पे 47% अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी तरह अगर वो क्वेश्चन में बोल दे आउटपुट मेथड यूज करो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने की हमारी पॉलिसी है कंपनी की कि भाई आउटपुट मेथड यूज करते हैं हम लोग, तो फिर आउटपुट्स को देखो कि टोटल प्राइस कितनी है, वो है 2 लाख। और हम लोग अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी बेचें तो ये कितनी मालियत का हमने कॉन्ट्रैक्ट बना ली है। तो वो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो है क्वेश्चन में, वर्क सर्टिफाइड टिल डेट। सही है। तो ये था 75,000 का। आपने इन दोनों को कंपेयर करना है आउटपुट मेथड में।
कि टोटल 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और हमने अभी तक जितना कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया है उसके हिसाब से ये 75,000 का अभी सेल आउट किया जा सकता है। मार्केट इसकी वैल्यू 75,000 लगा रही है। ये मैंने 7,50,000 इधर लिख दिया, 75,000 है। तो ये बन रहा है गाइस कोई 37-38%। तो अगर क्वेश्चन में वो आउटपुट मेथड बोलता तो ईयर 1 के एंड पे आप टोटल रेवेन्यू का 2 लाख का कितने परसेंट रिकॉर्ड करोगे रेवेन्यू? 38%। आपने इस साल आउटपुट मेथड लगाया है तो नेक्स्ट ईयर एंड पे भी आउटपुट मेथड लगाओगे कि टोटल प्राइस नेक्स्ट ईयर एंड पे कितनी है और नेक्स्ट ईयर एंड पे जितना काम हो चुका है उसकी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो 40% अगले साल हमने काम किया तो नेक्स्ट ईयर 2 लाख का क्या रिकॉर्ड होगा? 40%। बात समझ आई है? तो इनपुट मेथड में कॉस्ट्स को देखते हैं हम लोग, टिल डेट कॉस्ट। अगले ईयर एंड पे हम लोग देखेंगे टिल डेट कॉस्ट कितनी है और टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा सारा कुछ आपको। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि ओवर द टाइम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वर्क इन प्रोग्रेस के साथ साथ। और वर्क इन प्रोग्रेस निकलती है 2 मेथड से और वो क्वेश्चन में बताया हुआ होगा उसने कि कौन सा मेथड यूज करना है। ओवर द टाइम में एक इवनली रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जिसमें हम डिवाइडेड बाय मंथ्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स टिल ईयर एंड। एक में अनइवन होता था जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो रेवेन्यू है उसको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के साथ रिकॉग्नाइज करना होता है। और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 2 मेथड से निकलती है, या इनपुट और या आउटपुट। सही हो गया? तो मेन जो बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये इनपुट आउटपुट तो गप बहुत इजी मेथड है, अभी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ इसकी बिल्कुल अभी। मेन चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये मंथ वाला हिसाब नहीं होता, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाला हिसाब होता है। सही है? ये मेन बात आप लोगों ने केस ए में याद रखनी है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस की ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन है वो हम लोग अनइवनली करते हैं, इसीलिए जितना जितना सेटिस्फाई करते हैं उतना उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, तो वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। तो स्टूडेंट्स आते हैं इसकी प्रैक्टिस पे, जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में। अभी तक मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी खास नहीं बताई, अच्छा अभी जस्ट मैंने बेसिक बताया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रिकॉग्नाइज करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने अभी तक कुछ खास नहीं बताई इसकी, सही है? तो अभी बताता हूँ। तो गाइस 2 तरह के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, 2 तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई स्टेप नंबर 1, आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में क्या कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट मेकिंग है या हमें नुकसानदेह साबित होगा। अब मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या थी? 2 लाख।
कॉस्ट टिल डेट थी 70,000 और फर्दर एक्सपेक्टेड थी इसको कंप्लीट करने के लिए 80,000। तो कॉस्ट्स आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस करके सबसे पहले देखना है कि क्या ये प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट मेकिंग है। तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गाइस दो तरह की है, प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और जल्दी से ये डेटा देखो। मलिक इज अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस रिकॉग्नाइजिंग प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालता है? वर्क सर्टिफाइड एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। वो कह रहे भाई वर्क सर्टिफाइड एज परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो दाम है, तो वैल्यू वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट को कंपेयर करना, ये तो आउटपुट मेथड है। तो उसने आपको बताया है मेथड कौन सा यूज करना है, फार्मूले को उसने पैराग्राफ में लिख के बताया है कि वर्क सर्टिफाइड एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आगे चलते हैं। मलिक विल सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम। वो कह रहे हैं कि बेटा रेवेन्यू आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है कोई एक साल में नहीं, ओवर द टाइम, एक साल से ज्यादा में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस फ्ला फ्ला ईयर एंड पे। अब ये जोन सा भी ईयर एंड हो, बेशक इस कॉन्ट्रैक्ट का पहला ईयर एंड हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जो भी हो, हम आंसर इसका निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि भाई प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख, इनकर्ड टिल डेट 1,35 और फर्दर 15, तो ये तो हो गई 1,50। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 2 लाख, तो ये प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूँ मैं, सही है, सब्र कर जाओ बस। दूसरी तरफ होगा लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, सही है, और वो भी आपको इसी तरह क्वेश्चन में से पता लग जाएगा कि भाई लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर आपने और तरह से करनी है। तो क्वेश्चन देख लो। CN स्टार्टेड 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सिटी बनानी है। इस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट की है। कॉन्ट्रैक्ट का जो दाम था वो क्या था, 90। आपने फॉरेन क्वेश्चन में से 90 मिलियन ले लेना, ताकि आप लोग ये फॉरेन आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। वो कह रहे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम होगी, ओके। इनकर्ड कॉस्ट इस ईयर एंड तक, तो आई थिंक ये पहला ईयर एंड ही आ रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है तो ये पहला ईयर एंड ही आ रहा है। कॉस्ट अभी तक पहले ईयर एंड तक लग चुकी है 77, और फर्दर इस दिन हमने एस्टिमेट की 33 लगेगी। तो गाइज ये 10 हो गई, 1 10 कॉस्ट हो गई, 90 प्राइस है, तो 20 मिलियन का हमें नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और होगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, अब आपके माइंड में आएगा कि नुकसानदेह कॉन्ट्रैक्ट हमने किया क्यों है। दरअसल हमने ये खुद नहीं किया, अक्सर कर भी लेते हैं, वो वनरेस कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, बट ज़्यादातर हम ये नहीं करते। 20 मिलियन नुकसान कौन करवाता है अपना भाई। हम लोग जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, क्या उस दिन ये कॉस्टें हमें पता थी? उस दिन की तो कॉस्ट दी हुई नहीं है। तो उस दिन जो हमने एस्टिमेट की होगी वो 90 मिलियन से कम ही कॉस्ट होगी, तो हमें ये प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लगा होगा, तो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट में डील कर दी। बट जब पहला ईयर एंड आया तो कितना खर्चा लग चुका है, 77, और हमने उसी दिन ये ढूंढा कि फर्दर लगेगा 33, तो पहले ईयर एंड पे पता लगे कि लॉस मेकिंग है। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस दिन नहीं पता था कि ये लॉस मेकिंग है। सही है, अक्सर पता भी होता है, बट मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ना भी पता हो तो ऐसा हो जाता है ना, अक्सर जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस दिन नहीं पता होता कि ये नुकसानदेह होगा, बट वो नुकसान हो जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी तो देखते हैं।
तो गाइस आप लोगों ने पी एंड एल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपको IFRS 15 कह रहा है कि पी एंड एल में आप लोगों ने रेवेन्यू लिखना है, प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का रेवेन्यू जो लिखोगे आप लोग, रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड एट ईयर एंड। और रेवेन्यू आपने क्या लिखना है कि जो टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। सही है, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। पी एंड एल में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इसने आउटपुट मेथड का बोला हुआ था मालिक ने। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वर्क सर्टिफाइड ये दिया हुआ है, ये 1,80,000 और टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ये दी हुई है 2,00,000। तो ये कितने परसेंट बनता है, तो आउट 90% बन रहा है। आउटपुट मेथड के मुताबिक वर्क इन प्रोग्रेस 90% बन रहा है, तो टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा इस ईयर एंड पे। सही हो गया, इजी, टोटली इजी। मैं इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट से ये बताना शुरू किया कि भाई कितना रिकॉर्ड होता है, वर्क इन प्रोग्रेस के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। वर्क इन प्रोग्रेस कैसे आएगा, वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, आउटपुट या इनपुट मेथड। सही हो गया। अब यहाँ पे एक और भी गाइस सीन है। हम लोग चूंकि कंस्ट्रक्शन करके बेचने वाले हैं, बिजनेस है हमारा, तो इसमें हमारा स्टॉक क्या होता है, यही प्लाजे, यही रोड्स, यही ब्रिजेस, यही मशीनरीज जो हम कंस्ट्रक्ट करके बेच रहे हैं, यही तो हमारा स्टॉक है। मलिक रियाज का ये जो बैरिया टाउन के घर हैं, ये उसका क्या था, स्टॉक था जो वो बेच रहा है। बात समझ आई है। तो रेवेन्यू तो हमने देख लिया है कि वो घर बेचने पे कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट जब जब वो साइन करते हैं तो वो रेवेन्यू कितना लिखेगा। तो भाई हमने स्टॉक का तो देखा ही नहीं कि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी लिखेगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है। रेवेन्यू के स्टैंडर्ड में सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा केस है जिसमें सिर्फ रेवेन्यू नहीं, हम लोग इन्वेंट्री मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी लिखेंगे। सही हो गया, कॉस्ट टिल डेट। तो कॉस्ट टिल डेट कितनी लगी है, 135। इसके लिए गाइस कोई फार्मूला नहीं है, पहले होता था, अभी 3 सेशंस पहले चेंज कर दिए किताब। पहले क्या होता था, पुरानी ट्रीटमेंट भी देख लो, जिस तरह रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है इसको भी हम इसी तरह रिकॉर्ड करते थे, इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। बट ये ख़त्म हो गया है। किसी भी किट वगैरह में कुछ इस तरह नज़र आया तो ये नहीं है। जो बिल्कुल लेटेस्ट किट है वो किट भी चेंज कर दी है उन्होंने, बुक भी किट भी, उसमें क्या है, कॉस्ट टिल डेट ही आपकी क्या होती है, ईयर एंड पे रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि ये लग चुकी है। सही है, ये लग चुकी है। अच्छा, तो प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, पी एंड एल की। रेवेन्यू कितना लिखा जाता है, टोटल वर्क इन प्रोग्रेस, टोटल रेवेन्यू इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी लिखी जाती है, कॉस्ट टिल डेट। सही हो गया, ये याद रखना है प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डेटा आपको मैंने मलिक साहब दिखा दिए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन सारे हैं। लॉस मेकिंग, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, आपको जैसे ही पता लगा लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो गाइस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आपको जैसे ही लगा कि नुकसान है, तो वो नुकसान सारे का सारा किधर लेके जाना है, पी एंड एल में। आपको जैसे ही पहले ईयर एंड पे पता लग गया कितने का नुकसान है,
तो आपने उसको किधर लेके जाना है, पी एंड एल में। तो ये बात याद रखना। टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीजिएटली, जैसे ही आपको पता लगा, आपने पहले ही एंड पे ही ये सारे का सारा लॉस लेके जाना है पी एंड एल में। यही तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, हम लोग एफ ए टू से पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। अब देखो, ये नहीं कि सिर्फ लॉस लेके जाना है, क्या रेवेन्यू नहीं लेके जाना, क्या कॉस्ट नहीं लेके जानी, बट इतना रेवेन्यू इतनी कॉस्ट लेके जानी है कि पी एंड एल में ओवरऑल क्या शो हो रहा हो, ये पूरे का पूरा लॉस जो पहले ईयर एंड पे हमें मिल गया। तो अभी तक मैंने नहीं बताया, देखो हम असल में एंट्री इसकी नहीं करेंगे, हम लोग एंट्री इन दोनों की करेंगे। वो ऐसी एंट्री करेंगे कि पी एंड एल में क्या शो हो रहा होगा, लॉस। सही है। तो ये अमाउंट तो आपको शुरू में ही मिल जाएगी, बट इसकी एंट्री नहीं करनी। सही हो गया ना। तो रेवेन्यू का देखते हैं क्या क्राइटेरिया है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का। वही क्राइटेरिया है जो प्रॉफिट मेकिंग का था, वही क्राइटेरिया है जो प्रॉफिट मेकिंग का था। क्या था, टोटल रेवेन्यू इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। हमें पता है सीएन वाले क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू है 90 मिलियन, ये ऊपर देखो, टोटल रेवेन्यू है 90 मिलियन। वर्क इन प्रोग्रेस कितने हैं, निकाल लेते हैं। मलिक वाले में हमने 90% निकाला था ना आउटपुट मेथड यूज करके, इधर भी देख लेते हैं। ये देखो दूसरा पैराग्राफ, सीएन मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यूजिंग वर्क कंप्लीटेड कंपेयर टू प्राइस, इसने भी आउटपुट बोल दिया। तो वर्क कंप्लीटेड की क्या कह रहे हैं कि एक सर्वेयर ने वैल्यू दी है कि जितना हमने काम किया हुआ है वो 63 मिलियन का बिक सकता है। तो वर्क कंप्लीटेड, वर्क वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड वर्क कंप्लीटेड टिल डेट की 63 मिलियन है, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90 मिलियन है। तो गाइज ये तो 70% बता रहा है। कितनी प्रोग्रेस हो गई है, 70%। तो 70% हम लोग रेवेन्यू लिख सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिहाज से रेवेन्यू कितना लिखना है, टोटल रेवेन्यू का वर्क इन प्रोग्रेस जो कि बन रहा है कितना, 90 मिलियन का 70% बन रहा है गाइस, 90 का 70% बन रहा है 63 मिलियन। सही है। 90 का 70% इज 63 मिलियन रेवेन्यू। अच्छा, अब रेवेन्यू का क्राइटेरिया हो गया। अब हमने खर्चों का क्राइटेरिया ये पढ़ा है कि खर्चे उतना लेके जाने हैं कि लॉस बुक हो रहा हो। हमने पी एंड एल में ये लॉस शो करना है हर हाल में। तो रेवेन्यू तो चलो 70% प्लाजा बन गया है, हम 70% पैसे तो वसूल कर ही लेंगे उससे, 100% बनाकर ये 90 मिलियन तो ले ही लेंगे, तो 70% तो हम वसूल कर लेंगे। बट खर्चा, खर्चा उतना लिखना है कि पी एंड एल में क्या हो, लॉस, लॉस शो हो रहा हो, तो ये बैलेंसिंग फिगर लेके आओगे। तो कितनी कॉस्ट बनती है, अगर 63 रेवेन्यू है और हमें चाहिए ओवरऑल लॉस, तो ये कितना बैलेंसिंग फिगर बन रहा है, हमने कॉस्ट कितनी लिखनी है, 83। हम लोगों ने क्या करना है गाइस, मैंने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई है। आप लोगों ने सबसे पहले लॉस लिखना है, उसके बाद रेवेन्यू, बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट का होगा। बात समझ आई है। ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का पी एंड एल का एक्सट्रैक्ट मैंने बनाया। हम लोगों ने देखा है कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दो तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं।
और दोनों की अकाउंटिंग डेटा आप लोगों को इतना आसान दिया हुआ होगा, ये वैल्यू सारी आपको डायरेक्टली गिवन होंगी। तो प्रॉफिट मेकिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट नजर आया तो टोटल रेवेन्यू इंटू वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट कितनी होगी जितनी टिल डेट लगी है। लॉस मेकिंग अगर नजर आया तो सेम रूल फॉर द रेवेन्यू, बट कॉस्ट उतनी लेके जानी है जो टोटल लॉस को पी एंड एल में बुक कर रहा हो। बात समझ आई है?